अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है एमडी कैट और ई कैट का जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे डायनेमिक्स। देखो, अगर आपने ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा, लेकिन अगर आज की वीडियो देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि डायनेमिक्स आखिर होता क्या है और डायनेमिक्स क्या है। सही है, तो बड़ा ही आसान करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे आज की वीडियो में? सारे टॉपिक चल रहे हैं तो आप एक बार उसे रीड कर लेना। सही है, अगर आप चाहते हो कि आपको इन लेक्चर से फ़ायदा हो तो इस तरह की एक कॉपी बना लो। ठीक है, जो मैंने लेक्चर 1, 2 और 3 दिया है उसको इस कॉपी में लिख लो। देखो, बोर्ड पे मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ वो समराइज़ करके लिख रहा हूँ। टॉपिक को समझने में और याद रखने में ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। तो ये लेक्चर आपको जब भी फ़ायदा देगा जब आप जो है वो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके कॉपी बना लोगे। नोट्स मार्केट से बाय करने जाओगे तो वो अलग अलग किस्म के मिलेंगे और फिर आपको उन्हें समझना अलग पड़ेगा। तो वीडियो देखो, समझो, नोट्स बनाओ और जब टेस्ट का वक्त आएगा एमडी कैट या ई कैट का, जस्ट आप 10-15 मिनट दोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सही है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं आखिर में कि भाई अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो, एमई इंग्लिश सेंटर के एमडी कैट और ई कैट के ग्रुप्स हैं, उसमें ऐड होना चाह रहे हो तो उसकी फ़ीस है 4,500 रुपये। अच्छा, ये 4,500 रुपये फ़ीस पूरे साल के लिए है। तो आप एक बार फ़ीस दे के ग्रुप में ऐड हो जाओ, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ बुक्स, हमारी ख़ुद की लिखी हुई, रोज़ का टेस्ट, लेक्चर्स, टेस्ट सेशन सब मिलेगा। इजी पैसा नंबर स्टार्ट में आ रहा होगा, उसी पे फ़ीस पे कर सकते हो, या अगर डिटेल्स लेनी है तो उसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है, डिटेल ले सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई डायनेमिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइंस है। साइंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास जो है साइंस है। ठीक है, साइंस के अंदर हमारे पास जो एक ब्रांच है वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर एक ब्रांच थी मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर फर्दर 2 ब्रांचेस थी, एक थी काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। ठीक है, एक है हमारे पास डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डायनेमिक्स के अंदर हम फोर्स को पढ़ते हैं। वो फोर्स जो कि मोशन करा रही है ना, उस फोर्स को स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल बात है। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? मोशन को पढ़ा, फोर्स को हटा दिया था। जो फोर्स मोशन करा रही थी उस फोर्स को हमने नहीं पढ़ा, जस्ट मोशन को पढ़ा, जैसे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की चीज़ें पढ़ी। लेकिन अब यहाँ पर हम उस फोर्स को भी पढ़ेंगे जो मोशन करा रही है, क्योंकि अगर फोर्स कम ज़्यादा कांस्टेंट होगी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। तो हम डायनेमिक्स में क्या करेंगे? फोर्स को पढ़ेंगे। इसको अपने पास लिख लेना। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर आप फोर्स को पढ़ रहे हो तो अगर न्यूटन की बात ना करो तो समझ लो कि आपने जो है वो मीठा खरीदा, उसमें मिठास नहीं थी। सही है, तो फोर्स को अगर समझना है तो आपको न्यूटन के 3 लॉज को ज़रूर समझना होगा। सबसे पहला लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अक्सर ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही वाला लॉ है आपके पास। अब ये लॉ कह क्या रहा है? ये लॉ बहुत सिंपल बात कर रहा है। ये लॉ कह रहा है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ तो मैं हमेशा इसी तरह से खड़ा रहूँगा। सही है। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, और मोशन भी कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ गए? इसको थोड़ा और आसान करके बताता हूँ। आप एक गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा, जब आप लॉ ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करते हो तो आप ये भी कंसीडर करते हो कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और इंजन ख़राब हो जाए, ब्रेक भी फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो भी गाड़ी कुछ ना कुछ फासले पे जाके रुकेगी ज़रूर। क्या चीज़ उसे रोकेगी? अगर वो टकराए ना भी तो उसको जो चीज़ रोकेगी, एक तो फ्रिक्शन और दूसरी एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स। ये फोर्सेस उसको रोक देंगी कुछ टाइम बाद। लेकिन हम इधर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक गाड़ी हमारे पास रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं लग रही है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं है और ना ही इसके ऊपर फ्रिक्शन है।
तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये गाड़ी हमेशा रुकी रहेगी। ये लॉ इसी पे बात कर रहा है। लेकिन अगर हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि ये गाड़ी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म इसका मोशन होगा, तो ये गाड़ी हमेशा मोशन करती रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी फोर्स ही नहीं है जो इसको रोके। तो ये हमारे पास है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसको अब ज़रा देख लेते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको जस्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन, और हमेशा मोशन में रहेगा। देखो ये और का वर्ड है ना, इसका मतलब ये है या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में। रेस्ट की कंडीशन और मोशन की कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी रुका हुआ भी हो और वही मोशन भी कर रहा हो। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से बात चेंज हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो या तो रुकी रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी। इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये याद रखना। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो जो चीज़ मोशन कर रही है वो मोशन करती रहेगी। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अच्छा, अब थोड़ी सी एक चीज़ देख लेते हैं एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट। देखो इस लॉ के लिए फोर्स आप ज़ीरो लेते हो, सही है। एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो, फ्रिक्शन ज़ीरो, और जो भी कोई फोर्स होती है जो किसी चीज़ को रोक सकती है वो ज़ीरो होती है। अच्छा, अब फोर्स ही नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ अभी हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट आ रही होगी। ये आप फॉर्मूले से भी पढ़ चुके हो कि a इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर जो वैल्यू वी एफ की है वही वैल्यू वी आई की हो जाए तो ये वाली जो टर्म है ज़ीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा। चलो, बात क्लियर हो गई। अब इनर्शिया देख लेते हैं। देखो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद एक प्रॉपर्टी है, एक सलाहियत है। ये इनर्शिया क्या करता है कि जो भी चीज़ रुकी हुई है ना उसे रोके रखने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान मुझे आकर हिलाना चाहे तो ऐसे तो नहीं हिला सकता, जब वो फोर्स लगाएगा तो ही मैं हिलूँगा, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी कोशिश करेगी कि मैं ना हिलूँ, रुका रहूँ। ये इनर्शिया है। या फिर अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ या अगर मैं मोशन कर रहा हूँ तो इनर्शिया कोशिश करेगी कि मैं मोशन करता रहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गाड़ी में हो और उस गाड़ी में एकदम से ब्रेक अप्लाई होता है तो आप देखते हो कि आप आगे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि इनर्शिया कोशिश करता है कि आप आगे की तरफ ही जाओ। जब अगर मोशन में थे तो आगे की तरफ ही जाओ, रुको नहीं। सही है, तो ये तो इसको भी पढ़ लो। द प्रॉपर्टी बाय विर्चुआ ऑफ विच अ बॉडी अपोज एनी चेंज। ये इनर्शिया क्या करता है कि कोई भी चेंज आने से रोकता है, चेंज ना आए। अब चेंज किस में ना आए? अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहे। ये आपके पास इनर्शिया का काम है। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स भी कहा जा रहा होता है या एक्सेलरेशन लॉ भी इसे कहा जाता है, या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन देखोगे। अगर सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। सिंपल बात है, मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई मुझे बहुत ज़ोर से आके धक्का दे और बहुत फोर्स में धक्का दे तो क्या होगा? मैं बहुत ज़ोर से दूर की तरफ जाऊँगा, यानी मेरी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, मेरी वेलोसिटी कवर करना टाइम के रिस्पेक्ट से ज़्यादा होगा। समझ गए? तो यही लॉ इस पे बात कर रहा है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो यानी फोर्स भी ज़्यादा होगी, या अगर आपके पास फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि है आपके पास मास। ठीक है, मास है। अगर आपका मास बहुत ज़्यादा कम है और एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके फोर्स जो है ना वो कम आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फोर्स भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है, तो आपके पास अगर आपकी मास भी ज़्यादा है और एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है तो फोर्स आपके पास बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। और याद रखना, मास जो है वो एक यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मतलब इसका कोई आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूनिट और मैग्नीट्यूड क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगी। चलो अब इसको देख लेते हैं। इट स्टेट दैट फोर्स
एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो बराबर होगी किसके, मास के ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। यानी फोर्स और मास का प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो वो आपके एक्सेलरेशन और मास का अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको फोर्स बना के देगा। चलो अब इस गाड़ी के एग्जांपल से समझते हैं। ये गाड़ी स्लो चल रही थी, क्यों? क्योंकि स्पीड लिमिट होगी, लेकिन अब इसके ऊपर फोर्स बढ़ा दी गई। फोर्स कहाँ से आई? फोर्स यहाँ पे मौजूद इंजन से आई। तो जब फोर्स ज़्यादा आएगी तो आप पीछे की तरफ जाओगे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। गाड़ी है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कराची में थे, आपने गाड़ी का वेट कराया या गाड़ी का मास करवाया, गाड़ी का मास आपको मिला 100 kg। हैदराबाद जाओगे तो भी 100 kg रहेगा, क्योंकि मास तो तब्दील नहीं होना ना। सही है। चलो अब थर्ड लॉ पर आते हैं। तो आई होप समझ गए होगे। ये चीज़ याद रखना, इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ, ये लॉ बताता है एक्शन और रिएक्शन के बारे में। एक्शन और रिएक्शन से क्या मुराद है? इसे एक्शन और रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ पे एक्शन करोगे तो आप पे रिएक्शन आएगा। यानी अगर आप कोई गलत काम करोगे अपनी ज़िंदगी में तो फिर उस गलत काम का आपको जो है वो सज़ा मिलेगी और आपको उसे भुगतना पड़ेगा। ये समझ लो एक तरह से। अब एक्शन रिएक्शन तरफ फिजिक्स में देखते हैं। अब अगर मैं दीवार पे मुक्का मारूंगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है सारी की सारी फोर्स दीवार में चली जाएगी और मेरे हाथ को कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं दीवार को जब मुक्का मार रहा हूँ, दीवार को पंच कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ पे भी लग रही है। वो क्यों लग रही है? क्योंकि मेरे हाथ पे भी एक फ़ोर्स लग रही है। तो जब मैं मुक्का दीवार पे मारता हूँ तो दीवार मेरे हाथ पे भी फोर्स लगाती है, तो जिसकी वजह से मैं एक्शन कर रहा हूँ, दीवार मुझ पर रिएक्शन कर रही है। एक्शन क्या किया? मैंने मुक्का मारा। रिएक्शन क्या हुआ कि मुझ पर फोर्स लग गई। सही है। अब इसको यहाँ पर समझ लो। इक्वेशन में अगर इसको लिखने चाहें इस लॉ को तो वो ऐसे लिखा जाता है FA, अच्छा याद रखना फोर्स और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस FBA। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर A वाला जो ऑब्जेक्ट है वो B वाले पे फोर्स लगा रहा है तो B वाला ऑब्जेक्ट भी सेम अमाउंट में फोर्स A पे लगाएगा, मगर डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन आ गई। फॉर एग्जांपल A वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। बी वाला ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देखो डायरेक्शन अपोजिट्स हैं, एरो बने हुए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ भी आप पर सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगी और डायरेक्शन फोर्स की बस चेंज होगी। आपकी फोर्स की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी जिस पर आप लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट के फोर्स की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। बस ये बात है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कि इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल यानी अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो आपको भी 10 न्यूटन की फोर्स ही मिलेगी, लेकिन नेगेटिव में मिलेगी। चलो अब पढ़ते हैं मोमेंटम को। देखो मोमेंटम को अक्सर ना बहुत इस तरह समझा दिया जाता है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। सही बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन ये फार्मूला डिफाइन हुआ। मोमेंटम क्या, ये नहीं समझ में आई बात। देखो मोमेंटम आपके पास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। जब एक बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास क्या क्वांटिटी है मोशन की, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्यों ज़रूरी है? मोमेंटम इसलिए ज़रूरी है, अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमें किसी चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मोमेंटम ये बता रहा होता है बेसिकली, इसीलिए मोमेंटम को पढ़ते हैं। अगर किसी चीज़ का मोमेंटम कम है तो हमें उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ में आई बात? मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मोमेंटम क्या कह रहा है कि अगर किसी चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ का मोमेंटम कम है तो आपको उसको रोकने के लिए फोर्स कम लगानी पड़ेगी। आओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक एंड पर थी कार, एक एंड पर थी आपके पास कार, वेलोसिटी थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दूसरे एंड पर आ गया आपके पास एक ट्रक आ गया, आपके पास ट्रक, बड़ा सा हैवी ट्रक आ गया, ठीक है। इसकी भी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका मास था आपके पास 10 kg। एग्जाम्पल के तौर पे इसका मास था 100 kg। तो ज़रा मुझे आप बच्चे ये बताएं कि किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए मैंने ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। सिंपल इस फॉर्मूले के देखो, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है
तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब देखो 100 kg मल्टीप्लाई बाय 100 kg मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना बना 200 न्यूटन सेकेंड, या आप ऐसे भी कह सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट आपको पता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, अब ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा आ गया। अगर ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा आ गया तो इसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो मोमेंटम ने आपको यहाँ हेल्प करा समझने में। अच्छा, अब आपके पास गाड़ी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास है 10 kg और वेलोसिटी 2, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराया तो 20, मोमेंटम कम आया, फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। तो मोमेंटम आपको ये चीज़ बता रहा है। अच्छा, फोर्स का आप लोगों को यूनिट पता है, यूनिट अगर मैं इसका लिख दूं तो न्यूटन होता है। इसका अगर यूनिट लिख दूं मैं मोमेंटम का, 2 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक केजी मीटर सेकेंड और दूसरा आपको मिलेगा न्यूटन सेकेंड। सही है, 2 यूनिट्स आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। चलो, अब मोमेंटम हो गया, इसको पढ़ लो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, याद रखना, जब भी मोमेंटम की बात की जाए तो उसका मतलब है लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन उसमें वर्ड हमेशा एंगुलर आगे इस्तेमाल होगा। जब भी जस्ट मोमेंटम बोलें तो समझ लो लीनियर की बात हो रही है। सही है। अब आ जाओ इम्पल्स। देखो इम्पल्स कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। देखो इसके अंदर क्या मौजूद है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है ना। कभी वेलोसिटी कम थी, कभी ज़्यादा थी, तो मोमेंटम चेंज होगा। तो जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फिर एक नई क्वांटिटी आ रही होगी। जैसे वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन आ रही थी, इसी तरह से मोमेंटम के चेंज होने से आपके पास आएगा इम्पल्स। सही है। इम्पल्स को एक और तरह भी डिफाइन करते हैं, वो भी बता दूंगा, लेकिन जस्ट अभी याद रखो कि मोमेंटम का चेंज होना। देखो ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि पूछा जाता है। तो एम वी एफ माइनस वी आई, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे इम्पल्स को, कि एम वी एफ माइनस एम वी आई, ऐसे करके लिख लो। यहाँ इम्पल्स को ऐसे लिख लो, पी एफ माइनस पी आई, या इसको ऐसे लिख लो इम्पल्स को। ये सब तरीके हैं, ये सब एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, डेल्टा पी। तो इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आया, ये इम्पल्स है। और याद रखना, मोमेंटम में चेंज आने की वजह क्या बन रही है, फोर्स। फोर्स बन रही है। अगर फोर्स लग रही है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम कम हो रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। और मोमेंटम इम्पल्स इस चीज़ को भी कहा जा रहा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम मोमेंटम होता है। अभी मैं आगे अगला टॉपिक इसी पे पढ़ाऊँगा। और एक और बात बता दूं कि बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर फोर्स लगे तो उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में बॉल बैट से कितनी देर के लिए टकराती है, जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। तो उस वक्त जो बॉल पर फोर्स लगती है वो इम्पल्स फोर्स होती है। बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स लगना किसी चीज़ पर, वो इम्पल्स फोर्स होती है। लेकिन यहाँ हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पल्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेन है। अच्छा, इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखना, जे भी इसका सिंबल होता है। डेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपके पास फोर्स है, टाइम है। अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने से आपके पास इम्पल्स आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। बहुत सीधी सी बात है। चलो, अब यहाँ तक हो गया, आई होप अच्छी समझ में आ गई होगी बात। अब जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है वो फर्दर स्टडी करते हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम की मदद से भी जो है वो ड्राइव हो जाता है। अब कैसे, कि देखो भाई, मोमेंटम में जब आपके पास चेंज आता है ना, और उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो वो बेसिकली आपके पास फोर्स के बराबर होता है। अब शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ, यानी अपना फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है उसे जो है ना रिवाइज़ करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने डेरिवेशन से इस बात को प्रूव किया था। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये एम ए होता है ना आपके पास। अच्छा, अब एम तो आपके पास मास हो गया, और ये क्या हो गया, वी क्या, ए क्या हो गया, वेलोसिटी, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर ज़रा मैं इसको एम को उसके साथ दे दूँ, वी एफ के साथ और वी आई के साथ, और ओवर टी कर दूँ, तो आप देख रहे हो कि ये मोमेंटम बन रहा है। पी एफ, देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम, और पी आई और डिवाइडेड बाई टी। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, तो ये बात प्रूफ हो गई।
यानी मोमेंटम में चेंज आना फोर्स के बराबर है। मोमेंटम में चेंज कैसे आ रहा होगा कि भाई देखो, इनिशियल मोमेंटम आपका कुछ और था, फाइनल कुछ और आया। ये नेगेटिव में भी आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ लिखा हुआ भी है द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू फोर्स। अच्छा, अब मोमेंटम को पढ़ना ज़रूरी क्यों है फोर्स के रिस्पेक्ट से? देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि किसी के सर पे कोई बहुत भारी चीज़ गिरी। अब अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो चीज़ डायरेक्ट उसको लग जाएगी जाके, है ना। आप बोलोगे सर डायरेक्ट लगेगी तो चोट लगेगी, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब तसव्वुर करो कि मेरे सर पर ये कॉपी है, अब कोई चीज़ आके लगी, जब इस पर लगी तो टाइम लगा, उसको टाइम लगा मेरे सर तक पहुंचने में, यानी मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ। ऊपर मोमेंटम कुछ और था, यहाँ पे लगने पे कम हुआ और फिर मेरे सर पे आके लगी, यानी मोमेंटम में चेंज आया। तो मोमेंटम में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सर पे कम चोट लगेगी, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई हेलमेट पहन के घूमो। सही है, बात समझ आ गई ना। यानी आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो तेज़ थी, यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मास उसका था, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा था। लेकिन जब वो किसी चीज़ से टकरा गई, थोड़ा टाइम लगा और मोमेंटम में चेंज आ गया। इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा था, फाइनल कम हो गया, तो अब क्या होगा, आपको फोर्स कम महसूस होगी, यानी आपको कम झटका लगेगा। सही। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज़। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, देखो जहाँ भी कंजर्वेशन का मतलब आ जाए ना, तो उधर आपके पास क्या होगा कि चेंज जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, कंजर्वेशन जहाँ भी आ जाए चेंज ज़ीरो है। चेंज ज़ीरो कैसे होगा कि जो चीज़ इनिशियल थी वही चीज़ फाइनल हो जाए। मैं ज़रा करके दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, कंजर्वेशन का मतलब या कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा कि चेंज ज़ीरो है, यानी जो डेल्टा है वो ज़ीरो आ रहा है। अब कैसे, देखो जो वैल्यू पी एफ की थी, यानी जो वैल्यू मोमेंटम की थी फाइनल में, वही वैल्यू मोमेंटम की थी इनिशियल में। अब ज़रा अगर इसका चेंज निकालो तो क्या बनेगा, पी एफ माइनस पी आई, दोनों सेम है तो इसको पी कह लेते हैं, सेम चीज़ है ना, पी से डिफाइन कर देते हैं, तो पी माइनस पी, तो पी से पी कैंसिल, तो चेंज क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी जहाँ भी कंजर्वेशन का वर्ड हो समझ लेना चेंज ज़ीरो है, यानी जो चीज़ इनिशियल पे थी वही चीज़ फाइनल पे मिली। अब यहाँ इनिशियल और फाइनल का चक्कर देखो क्या है। देखो इनिशियल मोमेंटम आपके पास जब होगा, इनिशियल आपके पास जब होगा जब बॉडीज़ आपस में टकराई नहीं होंगी। ठीक है, जब बॉडी आपस में नहीं टकराई। फाइनल कब होगा, जब बॉडी टकरा गई, कोलिजन हो गया। अब ज़रा देखो, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम था, इसके पास जो है वो समझ लो आपके पास वेलोसिटी कंसीडर कर लो ताकि आपको केस अच्छा समझ में आ जाए। ये केस समझ में आ गया, आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। समझ लो इसका मास था आपके पास 2 kg का, जगह नहीं है यहाँ लिख लेते हैं। इसका मास था 2 kg का, इसका मास था, ये बड़ी बॉल है तो इसका मास 4 kg कर लेते हैं। सही है। अच्छा, इसके पास जो आपके पास वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, इसके पास वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको आप देखो तो इधर क्या हो रहा है, इधर आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई u1 और इसको इधर आपको मिल गई इनिशियल वेलोसिटी u2 के लिए। u1 मतलब पहली बॉडी की वेलोसिटी, u2 मतलब दूसरी बॉडी की वेलोसिटी, और u लगाने का मतलब इनिशियल है। अच्छा, अब जब बॉडी आपस में टकराई, टकराने से बॉडी टूटी नहीं, मास कम नहीं होगा, यानी तो मास अगेन 2 kg ही रहेगा और यहाँ पर मास अगेन 4 kg रहेगा। अब तसव्वुर ये कर लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या हुई, कम हो गई, 1 मीटर पर सेकंड की हो गई। इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 वो 5 मीटर पर सेकंड की हो गई। अब जब दोनों सिचुएशन में आप सॉल्व करोगे तो आंसर में आ जाएगा फ़र्क। क्यों? क्योंकि जब आप 4 × 4 करोगे तो 16 होगा, लेकिन 5 × 4 करोगे तो अब 16 नहीं होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 20। तो अब आ गया फ़र्क, तो इसको हमें 4 ही लेना पड़ेगा वरना ये केस सही से डील नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 ही रहा। तो इस तरह से काम हुआ कि जो आपके पास मोमेंटम इनिशियल में आ रहा था, फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ रहा था 10 न्यूटन सेकेंड और फाइनल भी आपके पास 10 न्यूटन
सेकंड आया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, चेंज ज़ीरो आया। तो जब चेंज ज़ीरो आया तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी जो मोमेंटम इनिशियल पे था वही मोमेंटम फाइनल पे आ गया। अच्छा, अब कुछ केसेस होते हैं वेलोसिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, जिसकी वजह से इनिशियल फाइनल सेम ही रहता है। तो ये देख लो, ये आपके पास इसका फार्मूला है, बहुत फेमस है, आपने याद कर रखा होगा, m1u1 + m2u2। जो वैल्यू इस तरफ आएगी, फॉर एग्जांपल इस तरफ आई 10 न्यूटन सेकंड, तो इस तरफ भी 10 न्यूटन सेकंड होगी, जिससे आपके पास चेंज ज़ीरो हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इधर देख लो। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब भी आप पढ़ोगे एक चीज़ को याद रखना, किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कि मोशन को रोक रहा हो, ये याद रखना बस। चलो अब देखो ये लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जब भी एब्सेंस कह देना तो इसका मतलब समझ लेना, एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो, फ्रिक्शन ज़ीरो, ड्रैग फोर्स ज़ीरो, सब ज़ीरो। द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी जो मोमेंटम टकराने से पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद होगा कोलिजन। और इन अदर वर्ड टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। टोटल मोमेंटम कंजर्व रहा, इसका मतलब चेंज कुछ नहीं आया। एक बात याद रखना, जो हमारी रियल वर्ल्ड है इसके अंदर आपको ये केस देखने के लिए कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, जब एक कार एक ट्रक से टकराती है तो जब टकराने से पहले दोनों तेज़ आ रहे होते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, दोनों रेस्ट में आ जाते हैं, यानी थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं। तो बिफ़ोर और आफ्टर सेम नहीं रहता, ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं बिफ़ोर और आफ्टर में। यहाँ पे टकराने के बाद आपको पता है किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको होता है। अगर आप दो बॉलों के साथ भी ये करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। देखो, इलास्टिक कोलिजन यही चीज़ है, बॉलों का आपस में टकराना, मगर कुछ चीज़ों का कंजर्व रहना, कुछ चीज़ों का कंजर्व ना रहना, ये उस चीज़ को आपको बताएगा। एन इलास्टिक कोलिजन इज़ दैट इन विच मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व। अब ज़रा समझ लो मेरी बात, इसी चीज़ को कंसीडर करो। देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ज़ीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ज़ीरो चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल की जो काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास, एक मिनट बता, इनिशियल की जो काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास वो थी 20 जूल एग्जाम्पल के तौर पे। फाइनल की काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास आ गई 20 जूल। तो मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या हो गया, Pf माइनस Pi, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो क्या हो गया आपके पास, Kf माइनस Ki। ठीक है, ये डेल्टा है। तो देखो यहाँ पर दोनों 10 थे, 10 माइनस 10, और यहाँ पे दोनों क्या थे, यहाँ पे दोनों 20 माइनस 20 थे। सही है भाई। देखो तो ये क्या हुआ आपके पास, ज़ीरो चेंज यानी कंजर्व, ज़ीरो चेंज, और यहाँ क्या हुआ आपके पास, ज़ीरो चेंज यानी कंजर्व। तो ये कोलिजन इलास्टिक हो गया। ऐसा कोलिजन जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर थी वही आफ्टर आए, तो ऐसा कोलिजन आपके पास इलास्टिक है। मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा इन इलास्टिक की तरफ आ जाते हैं। इन इलास्टिक में क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। देखो कैसे, समझो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 20 जूल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 30 जूल। तो जब इस सिचुएशन में आप चेंज निकालोगे तो 10 जूल का चेंज मिलेगा। मैं ज़रा निकाल के दिखाता हूँ। देखो इसमें याद रखना, मोमेंटम तो वही ज़ीरो रहेगा, सही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी F माइनस काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी आई, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आई आपके पास, 30 माइनस 20, तो जो चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में वो आ रहा है आपके पास 10 जूल का। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपके पास चेंज निकले, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, तो इस तरह का कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन होगा। बात आप सिंपल इससे भी समझ सकते हो और वहाँ भी लिख दी मैंने। एन इन इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व, यानी चेंज नहीं आएगा। देखो चेंज नहीं आया, ज़ीरो रहा, बट द काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन इज नॉट कंजर्व।
मगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, उसमें चेंज आ गया, तो इस तरह का कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन निकलेगा। अच्छा, आप आते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, समझ लो यही वाला केस है। अब आपको U1 और U2 तो पता है, मगर V1 V2 नहीं पता। तो आपको याद है हमने बहुत बड़ी डेरिवेशन करी थी, तो उस डेरिवेशन की मदद से ये दो फॉर्मूले ड्राइव हुए थे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज है ये, ठीक है, दो है ना, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन V1 V2। आप बोलोगे सर इसको सेट करा लेते, इसको नहीं करा सकते सर, इसमें कुछ वजह है, इसमें कोई ख़ास वजह है जो डेरिवेशन में मैंने आपको बताई हुई थी। तो आपको इस तरह से करना होगा, सही, इस तरह से आपको करना होगा। तो ये V1 V2 याद रखना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का जहाँ भी वो वर्ड इस्तेमाल करें और आपसे कहें कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ बताएं, तो पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये है, बहुत पूछते हैं, फेवरेट है इनके बहुत, ये बहुत पूछते हैं इसको। चलो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गए हो, अब आगे के टॉपिक्स करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो फ्रिक्शन को पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो है आपके पास मज़ीद चीज़ों को पढ़ लेंगे। अच्छा देखो, फ्रिक्शन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब एक बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई होती है तो वहाँ पर उसको एक अपोजिंग फोर्स महसूस होती है, तो वो एक फ्रिक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो मोशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कोई चीज़ है जो कि नज़र नहीं आ रही लेकिन मेरी मोशन को रोक रही है। तो जो चीज़ मेरी मोशन को रोकने का काम कर रही है वो फ्रिक्शन है। बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो एक अपोजिंग फोर्स है, और ये अपोजिंग फोर्स कब आ रही होती है, जब आपकी कोई चीज़ जो है वो किसी सरफेस पे रखी हुई हो, या आप जो है वो किसी एयर के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एयर के अंदर हो तो वहाँ पर जो है वो एयर फ्रिक्शन होती है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास तारों के अंदर भी फ्रिक्शन होती है, जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हो, तो उसे आप आगे पढ़ लेना, सही है। तो फ्रिक्शन क्या होती है कि जब आप कभी मोशन करने की कोशिश करो या आप अपने किसी चीज़ को किसी सरफेस पे रख दो तो वहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स आ जाए जो मोशन करने से रोके या आपके मोशन को कम करे, तो वो आपके पास जो फोर्स आई है वो फ्रिक्शन है। इसी चीज़ को लिखा हुआ भी है, थोड़ा आसान कर दिया है मैंने, एंगल्स वगैरह बताता हूँ उसको भी देखो। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ अटेम्प्ट, व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स और अटेम्प्ट टू मूव, या तो सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट देखो, या तो ये मूव कर रहा है या ये कोशिश कर रहा है कि ये मूव कर जाए ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर। अनदर सॉलिड ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ शो किया हुआ है, इज ऑलवेज अपोज बाय अ रिटार्डिंग फोर्स। तो जब ये मोशन करने की कोशिश करेगा इस पर हमेशा एक अपोजिंग फोर्स लग रही होगी जो इसकी मोशन को रोकेगी, या अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, तो उस फोर्स को आप कहते हो फ्रिक्शन। देखो वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना, रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, यहाँ पर मैं आपको इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है ना, तो भी इसके अंदर एक फ्रिक्शन मौजूद है। चलो और इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। समझो ये आपके बॉडी का सेंटर है, सेंटर से जो फोर्स परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, या जो फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हो गई, ठीक है, ऊपर की तरफ लगती है बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो है वेट, ठीक है, हम सबका वेट होता है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है, और एक और इसके अपोजिट जो फोर्स होती है वेट के वो होती है नॉर्मल। अच्छा, अब इस तरफ आपने लगाई अप्लाइड फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाए और जो आप काम कराना चाह रहे हैं वो काम हो जाए, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कह लो या पुश या पुल कह लो, ठीक है, पुश और पुल तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता होगा, पुश और पुल, खींचना या धक्का देना। अच्छा, अब आप इस तरफ मोशन कराने की कोशिश कर रहे हो तो उस तरफ एक और फोर्स आ जाएगी खुद से, वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक मज़े की चीज़ होगी, अब एक फोर्स इन दोनों से रिजल्टेंट निकलेगी यहाँ पर, इसे आप बोलोगे कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, इसे क्या कहोगे, कांटेक्ट फोर्स। समझ में आई बात? तो ये हो गई आपकी कांटेक्ट फोर्स हो गई। तो इस तरह से ये बनता है, इसको भी इससे मिला दो,
समझ गए। अब इसको याद रखना, अक्सर ये चीज़ पूछ ली जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वेट के नॉर्मल कौन सी फोर्स होती है, वेट के एंटी पैरेलल कौन सी फोर्स होती है, वेट के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्सेस होती हैं, तो इसको याद रखना। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फ्रिक्शन मैंने बताया ना, सिर्फ आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई आपने अगर किसी चीज़ को ज़मीन पर रख दिया तो ही फ्रिक्शन है। आप गाड़ी में मोशन कर रहे हो, गाड़ी में मूव कर रहे हो, अपना हाथ अगर गाड़ी से बाहर निकालते हो तो आप देखते हो कि आपका हाथ यूँ पीछे की तरफ हो जाता है हवा की वजह से, तो वो आपके पास एयर की वजह से फ्रिक्शन आ रही होती है। ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू देखो। पहले के दौर में लोग ये सोचते थे कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रख रहे हो तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं रफनेस होती है, तो वो इंटरलॉक कर लेते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आती है। पहले के लोग सोचते थे ऐसा। अब ज़रा इधर आओ, देखो ये मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह का प्लेन नज़र आ रहा था, बिल्कुल प्लेन, लेकिन अगर मैंने उसको माइक्रोस्कोप में ले जाके देखा तो उसमें इस तरह की दरारें पड़ी हुई हैं, खुरदुरापन है, और सरफेस के अंदर भी खुरदुरापन है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है। अब जब मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये इंटरलॉक हो जाएंगे, फंस जाएंगे एक दूसरे में। तो अगर ये फंस जाएंगे तो मोशन कराने की कोशिश करूँगा तो फ्रिक्शन आ जाएगी। पहले के लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन ये नहीं है। फ्रिक्शन इस वजह से सिर्फ नहीं आ रही, फ्रिक्शन आने की दूसरी वजह है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा के इधर रख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जब इस पर रखोगे तो ये इंटरलॉक ज़रूर होगा, लेकिन इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आ जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने पास खींच रहे हैं, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, एक दूसरे में मिलाएंगे, बॉन्ड करेंगे, यानी एक दूसरे को करीब के खींच के रखेंगे। तो जब एक दूसरे को कोई चीज़ पकड़ लेगी तो उस वजह से फ्रिक्शन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं मोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ ले तो फिर मेरी मोशन रुकेगी ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे किसी ने पकड़ रखा है, फोर्स लगाई हुई है मुझ पर। तो इसी तरह ऐसा हो रहा है। पहले के लोग सोचते थे कि भाई खुरदरापन है, इसीलिए जो है वो फ्रिक्शन आ रही है, लेकिन बाद में पता चला रिसर्चेस की वजह से कि खुरदरापन नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं आपस में, तो फ्रिक्शन आ रही है। अच्छा, फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की मैं डेफिनेशन बता दूंगा, लिख लेना, ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। जब आपकी बॉडी रुकी हुई है, किसी सरफेस पे रुकी हुई है और मोशन करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही, तो उस वक़्त जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का वर्ड ही होता है रेस्ट में होना। जब आपकी बॉडी किसी सरफेस पे रेस्ट में है, रुकी हुई है, उस वक़्त जो फ्रिक्शन आ रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले का मतलब आना, बिटवीन टू सरफेसेस when one body tends to move, tends यानी कोशिश कर रही है मूव करने की, on the surface of other body, दूसरी बॉडी के ऊपर, तो इस कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ज़रा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ इस पर रखा हुआ है, अब मेरा हाथ मोशन कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो अभी जो इसमें फ्रिक्शन है रेस्ट में, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। फार्मूला ये रहा, और ये फार्मूला है आपके पास नॉर्मल फ्रिक्शन का, F = μn। याद रखना, ये जो म्यू है कुछ नहीं है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू गिवन है, और ये n जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। सही है, चलो बात क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गई। अब काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे मोशन कर रही है, उस वक़्त जो फ्रिक्शन आएगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख लो, मैंने यानी लिखी हुई, व्हेन अ बॉडी मूव टू अनदर सरफेस, द मोशन द फोर्स ट्राई टू स्टॉप द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब आपकी बॉडी मोशन कर रही है किसी सरफेस पर, और उस वक़्त जो उस बॉडी में, यानी मोशन करती हुई बॉडी में जो आपके पास फ्रिक्शन आ रही है, वो है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन।
सही है। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन और अच्छी लिखना चाहो तो मैं बुक से पढ़ देता हूँ, वो लिख लो, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट्स कम इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देख लो, जस्ट यही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ के म्यू के एन, ठीक है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। अच्छा, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो। लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी रखी हुई है किसी सरफेस पे, मैं ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ ताकि वो मोशन करे। मोशन करने से जस्ट पहले, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, मोशन नहीं करी, लेकिन 5.1 न्यूटन की फोर्स लगाई, मोशन कर गई। तो 5.5 न्यूटन की फोर्स पर जो फ्रिक्शन थी वो थी आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी जस्ट, बिल्कुल जस्ट मोशन करने से पहले जो फ्रिक्शन थी वो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये मैंने अपना हाथ इस बोर्ड पे रखा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मोशन करे लेकिन नहीं कर रहा। जस्ट अब मोशन शुरू होने ही वाला है, मोशन शुरू होने से जस्ट पहले, बिल्कुल जस्ट पहले जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और ये जो फ्रिक्शन होती है सबसे ज़्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, हर फ्रिक्शन से ज़्यादा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये मोशन करने से जस्ट पहले फ्रिक्शन होती है। यानी फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो लग रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने से रोकने में। समझ में आई बात? अब लिखी भी है ये चीज़। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बिटवीन टू सरफेसेस, जो दो सरफेसेस के दरमियान आ रही है, बिफोर द बिगिन टू स्लाइड, बिगिन टू स्लाइड यानी जस्ट मोशन करने से पहले, मोशन करने से पहले जो फ्रिक्शन आ रही है। देखो, एक फ्रिक्शन तो वो है जो रुके हुए में आ रही है, दूसरी फ्रिक्शन वो है जो लिमिटिंग है, जो कि कोशिश कर रहे हैं हम मोशन कराने की, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा। उस वक्त जो फ्रिक्शन आ रही है मोशन करने से जस्ट पहले, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका फॉर्मूला होता है एफ लिमिट, LIM लिमिटिंग का मतलब है, और म्यू एस एन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल मैं रगड़ रहा हूँ, इधर रगड़ रहा हूँ, तो जब मैं स्लाइड कर रहा हूँ उस वक्त एक फ्रिक्शन आ रही है और वो फ्रिक्शन होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये काइनेटिक से ज़्यादा होती है। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, अब जब कोई चीज़ रोल कर रही है, रोल का मतलब कोई टायर है, कोई गोल चीज़ है, वो रोल कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको मैं यूँ आगे पीछे कर रहा हूँ तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ रही है, लेकिन जब मैं इसको यूँ आगे पीछे कर रहा हूँ फ्रिक्शन कम हो रही है, तो इस वक्त रोलिंग फ्रिक्शन होगी। जब कोई चीज़ रोल कर रही हो, रोल आपको पता है गाड़ी के टायर रोल करते हैं, बॉल रोल कर रही होती है, स्पेयर रोल कर रहे होते हैं सरफेसेस पर, तो वो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है रोलिंग फ्रिक्शन होती है। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन सरफेस इज रोलिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक बात याद रखना, ये बहुत चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन सी फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होती है वो होती है स्लाइडिंग, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। यहाँ उल्टा भी पूछ लिया जाता है सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी होती है, तो सबसे कम जो फ्रिक्शन है वो है रोलिंग, फिर काइनेटिक, फिर स्लाइडिंग। जब भी आपके टायर जो है वो गोल बनाए जाते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है। अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती तो आपके टायर फ्लैट होते और फिर धक्का लग रहा होता, ठीक है। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन सरफेस इज रोलिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मैथमेटिकल रिलेशन देख लो, का स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। और याद रखना, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर दूं तो लिमिटिंग इन सब में ज़्यादा है, लिमिटिंग इन सब में ज़्यादा है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। बस ये तरतीब याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग, फिर काइनेटिक, फिर रोलिंग, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, वो एस स्लाइडिंग के लिए लिखा है, स्टैटिक के लिए नहीं लिखा है मैंने। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, सबसे पहले तो ये इंक्लाइन प्लेन समझ लो, उसके बाद ये बात समझ आ जाएगी। देखो, पता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंक्लाइन प्लेन एक ऐसा आपके पास प्लेन होता है जिसमें आप किसी चीज़ को धक्का लगाकर ऊपर या नीचे लेकर आते हो, ठीक है, और फ्रिक्शन इस पर लग रही होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ऊपर लेकर जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है। नॉन कंजर्वेटिव क्या मतलब कि आप
मुझे इस तरफ फोर्स अप्लाई करोगे यानी आगे जाने के लिए, तो फ्रिक्शन उस तरफ निकल जाएगी। और अगर आप जो है वो मुझे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे आगे धक्का देने के लिए, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी, उस तरफ हो जाएगी। यानी सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के एंटी पैरेलल होगी, इस तरह होगी। ये हो गई आपकी अप्लाइड फोर्स और ये हो गई आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। अगर आप फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में ले आओ तो फ्रिक्शन फोर्स खुद उस डायरेक्शन में चली जाएगी। सही है, ये हो गया। अब देखो यहाँ इंक्लाइन प्लेन समझ लो। अब आप चाह रहे हो कोई चीज़ ऊपर की तरफ चली जाए, तो आप क्या करोगे, अप्लाइड फोर्स लगाओगे। चलो बल्कि एक काम करते हैं, डाउनवर्ड लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ डाउनवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स इस तरफ चली जाएगी। अब परपेंडिकुलर जो चीज़ होगी वो होगी नॉर्मल, आर लिख लो या एन लिख लो, मैंने उधर एन लिखा हुआ है। अब इधर आ जाओ। अब आपके पास जो है यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट होंगे, वेट, और आपके पास जो है वो दूसरे और कंपोनेंट होंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा होगा, परपेंडिकुलरली जो यहाँ पे कंपोनेंट आपके पास आ रहा होगा वो होगा आपके पास वेट। एक मिनट ज़रा मैं से देख लूँ। हाँ, अच्छा, अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर आपके पास आ रहा है वो है वेट। सही है, वेट है, नज़र आ रहा है होगा आप लोगों को। ठीक है, ये आ गया वेट, ये आ गया आपका क्या, वेट आ गया। ठीक है, अब वेट आ रहा है, उसके बाद अब वेट के कंपोनेंट बन गए। यहाँ पर मैंने एंगल बना लिया, तो एक्स एक्सिस पे जो आ रहा है, एंगल के सामने जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो एम जी साइन थीटा आ गया आपके पास। इसकी मैंने पूरी डेरिवेशन पहले कराई थी। अच्छा, और फिर हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा। याद रखना, एंगल के सामने जो चीज़ होती है वो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ देख लो, परपेंडिकुलर अगर आपको बनाना है तो साइन थीटा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर साइन में आता है। अब डेरिवेशन तो मैं नहीं कराऊंगा पूरी, क्योंकि यहाँ नहीं है हमारे कोर्स में, वरना मैं करा देता हूँ। तो ये लो, याद रखिए। अब आओ देखो, ये वो एंगल है कि जो एंगल अगर आप रखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ एक एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ एक एंगल बन रहा होगा, तो ये वो एंगल है जो आप रखोगे तो जस्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करना शुरू कर देगा। अगर आपसे कोई पूछ ले ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो ये वो मिनिमम एंगल की वैल्यू है जो कि अगर आप रखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो बात? देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस इंक्लाइन प्लेन को ऊपर की तरफ लेता जाऊँगा ताकि ग्रेविटी ज़्यादा लगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाने लग जाए। तो जिस मिनिमम एंगल पे ये काम शुरू होगा वो एंगल आपके पास कहलाएगा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। रिव्यू दे देना बात किस तरह की समझ में आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी सारी। मैंने काफ़ी डिटेल में जाके समझाया। साइट में हो जाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। ये चैप्टर हमारा छोटा था, टॉपिक्स कम थे, तो इसलिए जल्दी हो गया, 40-50 मिनट में ये आई थिंक हो गया है। इससे पहले वाले चैप्टर्स थोड़े बड़े थे तो उसमें 1 घंटा लगा या 1 घंटे से ज़्यादा लगा। अब हमारा चैप्टर 4 शुरू होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और हार्ड वाला है। ये आसान था, अगला हार्ड है, क्योंकि अगला रोलिंग फ्रिक्शन पर है हमारे पास। सॉरी, अगला जो है वो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन पर है, तो वो थोड़ा हार्ड होगा। अगर ना समझ में आओ तो पूछ लेना। ग्रुप की डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी थी, तो ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपसे करूँगा, उसके बाद जो है बात ख़त्म करते हैं। देखो, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, नो डाउट पढ़ना एक मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपका दिल करता है कि आप करो, छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका दिल कर रहा है कि आप रील देखो, टिकटॉक देखो, या आप बाहर जाओ, या फ्रेंड्स में जाओ, या फैमिलीज़ में जाओ, या अच्छा खाओ पियो, दिल करता है, लेकिन आपको ये सब छोड़ना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ठीक है, आपको इंटरनेट छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ 5-10 साल आप मेहनत अगर कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो उसके बाद फिर आपका एक मुस्तकबिल बन जाता है, आपका एक मुकाम बन जाता है, आपका एक हैसियत बन जाती है माशरे में। आप एक डिग्री होल्डर हो जाते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, आपको जो है वो और जॉब्स मिल रही होती हैं, बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं पढ़ने के बाद। तो मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराओ। अब मैं अपना यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को छोड़ा। फैमिली गैदरिंग्स छोड़ी, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ा,
ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का टाइम दे सकूँ। अब आप बोलोगे सर आप तो जस्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हो, तो देखो लेक्चर बनाना, एडिट भी खुद ही करना, थंबनेल बना के डालना, फिर आप लोगों के लिए टेस्ट बनाना, ग्रुप्स हैंडल करना, सारे काम करने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा कि अगर एक इंसान मेहनत करेगा, एक टीचर मेहनत करेगा तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी। और आपसे एक और वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अब मज़ीद चीज़ों को छोड़ूंगा, बेहतरी की तरफ आऊँगा, अच्छी चीज़ों को अच्छा करूँगा, लेक्चर्स को बेहतर करूँगा, अपने समझाने के स्टाइल को और अच्छा करूँगा ताकि बात और ज़्यादा डिलीवर हो सके, और अच्छी तरीके से समझाऊँगा, और जो अच्छा तरीका हो सकता है उसे अपनाऊँगा, और आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। तो आप लोग भी कोशिश करके अपने लिए मेहनत करो, पढ़ो, सीखो। सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ कि भाई कोई ना कोई मोटिवेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना, जो आपको 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बिठा कर रखे और आप पूरा लेक्चर लो। देखो आपको लग रहा है 50 मिनट की वीडियो है, बेशक ये 50 मिनट की है, लेकिन ये वीडियो बनाने में मुझे 2-3 घंटा लगा है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब लिखना भी तो पहले मुझे पड़ रहा है ना, उसके बाद समझाना पड़ रहा है, फिर मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना। अब एडिट का जो काम है वो आएगा, तो मुझे भी टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए भी मेहनत करो। आखिर में ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए चीज़ों को मज़ीद बेहतर करूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद आपके लिए चीज़ों को बेहतर करूँगा और मज़ीद अच्छा करेंगे, और इंशाअल्लाह एमडी कैट, ई कैट का टेस्ट ज़रूर निकालेंगे और आप लोग ये टेस्ट ज़रूर क्रैक करोगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो बच्चे जो यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी है वो फ़र्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर देते हैं। अब तो ऐसा रुझान हो गया 9 मैट्रिक में शुरू कर दिया उन्होंने, 9 मैट्रिक का बच्चा और यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी। हमारे यहाँ तो ये रुझान है कि यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी इंटर के बाद करेंगे। कहाँ इंटर के बाद, और कहाँ वो 9 में स्टार्ट कर रहे हैं या 10 में या फर्स्ट ईयर में। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। बस मेहनत करो, साथ दो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए करो। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे जो है वो सेहत दे, आप लोगों को सेहत दे, ताकि हम इसी तरह काम करते रहें और अच्छे रास्ते पे रहें, अच्छे काम करें। बस कुछ बातें थी, मैं कुछ कह रहा था कि आप लोगों से कर लूँ। और हाँ, आखिर में ये कहूँगा, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लेक्चर कैसा समझ में आया, डाउट क्लियर हुए, नहीं हुए, बात समझ आई, नहीं आई, कुछ बेहतरी है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतरी ला सकते हैं। जो भी बेहतर लगे अच्छे अल्फाजों में मुझे समझा देना, मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह वो कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत याद रखना।